दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नई आर्थिक नीति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को। तो आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं नई आर्थिक नीति के बारे में इन सभी महत्वपूर्ण बातों को, तो चलिए हम लोग वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को दोस्तों नई आर्थिक नीति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बता देते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है। दोस्तों, जो नई आर्थिक नीति है वह आर्थिक सुधार से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 में बनाई गई थी। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर नरसिंह राव की सरकार के काल में 1991 में आई थी। दोस्तों, उसके बाद नई आर्थिक सुधार नीति 1991 को शुरू करने का कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण। उसके बाद दोस्तों नई आर्थिक सुधार 1991 के मुख्य क्षेत्र कौन कौन था, चलिए उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो राजकीय जो निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, ये सब दोस्तों नई आर्थिक नीति के मुख्य आयाम थे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इसके भी बारे में है। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए: सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रण करना, कर एवं विभिन्न राजस्व को बढ़ावा, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राज्य घोषी अनुशासन लागू करना, अनुदान राशि में कटौती करना। उसके बाद दोस्तों मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबाव के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। दोस्तों, औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे निम्न हैं। चलिए हम लोग उन उपायों के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सा दोस्तों उपाय लागू किया गया था। तो 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। उसके बाद दोस्तों विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया है वे निम्न हैं। बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी जो हिस्सा पूंजी के लिए स्वामित्व की सीमा तथा प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी में लगाने की अनुमति होगी।
उसके बाद दोस्तों सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। ये भी बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आप लोगों को इसके बारे में और भी जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताते हैं। तो व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्ति अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए दोस्तों। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन जिन उपायों को लागू किया गया, चलिए हम उन उपायों के बारे में बात करते हैं। और उन उपायों के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों चलिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो दोस्तों आरक्षित जो उद्योग है, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। और जिन उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोधज्ञापन के माध्यम से मजबूत किया गया दोस्तों। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई दोस्तों। जो श्रमिकों की संख्या होती है, श्रमिकों की संख्या को कम करने के लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान दिया गया। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो इसके बारे में है। तो इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 से बढ़कर आगे बढ़ाए हुए तक काफ़ी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई आर्थिक वर्ष 1991-92 से अपनाई गई। विनिवेश या उपनिवेश का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना या बढ़ाना होता है। ये भी बात काफ़ी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। उन्नीस सौ 96 में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा सुझाव तथा विनिमय के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इससे पहले अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। इससे पहले दोस्तों इसका जो अध्यक्ष थे, इसका अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीक विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली
ऋण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापन, श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापन के लिए सन 1992 में राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना की गई। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य प्रतिशत वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनीकरण दिशा में विकास तथा देश की गरीबी का उन्मूलन करना है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में। भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बता देते हैं। तो भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिनमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंक, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है दोस्तों, तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष तथा दूसरा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं दोस्तों, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं करती है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं इसके बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात है, जो आप लोगों के लिए भी जानना महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं दोस्तों। मांग पक्ष के बारे में ये जो बात मैंने बताया, मांग पक्ष के बारे में ये बात दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातों को बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात है। उन सभी बातों को भी आप लोगों को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम उन सभी बातों को भी आप लोगों को बताते हैं। तो जो भारतीय वित्त व्यवस्था होता है, भारतीय वित्त व्यवस्था को दोस्तों हम लोग दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है, चलिए उन भागों को भी हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। तो पहला भाग है भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा भाग है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है। असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। चलिए हम आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले असंगठित क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो इसके अंतर्गत देशी बैंक, साहूकार, महाजन, परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि खास अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में
बहुत सारी संस्था आती है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, इस प्रकार के सभी वित्तीय संस्था आती है दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को चलिए और सारी बातों को बताते हैं। तो हम लोग दोस्तों अब बात करेंगे बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बारे में दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को चलिए हम बताते हैं दोस्तों, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 1786 में खोला गया था। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आप लोगों को दोस्तों जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को और सारी बातें बताते हैं दोस्तों, जो काफ़ी पसंद आए। तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक 1786 में खोला गया। भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम जो भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसे 1881 में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो भारतीय द्वारा सीमित दायित्व किया गया। इसके बाद दोस्तों 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित था दोस्तों। ये सब